तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स यूज क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे होता है कि जो क्वेश्चन बताते हैं उनमें से आपके क्वेश्चन नहीं उठ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनमें से क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो आपको सारे याद अच्छे से करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि दोस्तों हम इस चैनल पे जीके से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं और आगे भी डालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वो भी देखना है तो दोस्तों उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। दोस्तों हमने अभी कुछ टाइम पहले एक 1000 लुसेंट जी के क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज़ हमारे चैनल पे अपलोड की थी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके 1000 जी के प्लेलिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको इसके 4 पार्ट है, 250 क्वेश्चन पर पार्ट के हिसाब से हमने 4 पार्ट बनाए हैं। तो दोस्तों उसमें जाके आप एक पूरी 1000 जीके की एक पूरी सीरीज वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारा आज के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले उन्नत अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले उन्नत अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत की अनुमानित जीडीपी है -7.7%। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुच्छेद पर जानते हैं। दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किए गए पहले उन्नत अनुमानों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% तक अनुमंद होने की उम्मीद है। दोस्तों ये जो है 7 जनवरी 2021 को जारी की गई है रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियमित संस्थाओं पर निगरानी को और मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर COS का नेतृत्व कौन करेगा? तो दोस्तों विनियमित संस्थानों पर निगरानी को और मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर COS के नेतृत्व NS विश्वनाथन करेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को मजबूत और करने के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर COS नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद की स्थापना की है। कॉस की अध्यक्षता पूर्व डिप्टी गवर्नर NS स्वामीनाथन करेंगे और इनमें 5 अन्य सदस्य होंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जैसे ये और भी 2-4 पॉइंट पता चलते हैं दोस्तों जिनसे आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं कि ये जो NS विश्वनाथन है पहले के पूर्व डिप्टी गवर्नर है। एक तो ये पॉइंट आपको पता चलता है और एक इसमें 5 सदस्य और हैं इनके अलावा, यानी टोटल 6 सदस्य है। तो ये एक पॉइंट आपको पता चलता है। और दोस्तों ये जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स है इसको शॉर्ट फॉर्म में कोस भी बोलते हैं। तो ये थर्ड चीज़ आपको पता चलती है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आपको याद करनी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने परिसर में सेंटर फिटनेस इनोवेशन सेंटर FIS शुरू करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC शुरू करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने संस्था के परिसर में इनोवेशन फिटनेस फिट टेक इनोवेशन सेंटर FIC स्थापित करने के लिए
आईआईटी कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट भी बोलते हैं, के साथ साझेदारी की है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीज़न के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, गूगल क्लाउड के एशिया पैसिफिक डिवीज़न के प्रमुख के रूप में करण बाजवा को नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारत में गूगल क्लाउड के प्रमुख का करण बाजवा को गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है। बाज का होगा रिक हैशमैन। तो दोस्तों, एक ट्रिक है इसको याद करने की। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशालाओं को मिट्टी पानी का अध्ययन करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो दोस्तों, अभी कर्नाटक राज्य ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशालाओं को मिट्टी पानी का अध्ययन कराने के लिए और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी एस येदियुरप्पा ने 7 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कृषि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता के साथ राज्य के कृषि विभाग द्वारा कई वैन शुरू किए गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे कर्नाटक की बात हो रही है, तो दोस्तों कर्नाटक के बारे में थोड़ा जाने। तो दोस्तों, एक कर्नाटक जो वो इंडिया का एक स्टेट है, तो दोस्तों ये तो सब जानते हैं क्योंकि नॉर्मल बात है। और दोस्तों, इसकी कैपिटल क्या होती है? बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलोर बेंगलुरु को एक मतलब बेंगलुरु एक बहुत फेमस सिटी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो इंडिया में फर्स्ट हुई है। अब दोस्तों, इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों, ये अभी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? श्री बी एस येदियुरप्पा। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इनको याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति हेमा कोहली को फिनलैंड के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी लेडीज चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनुच्छेद पर जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए प्रमुख न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे तेलंगाना एचसी के सीजे के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हैशटैग पैसे को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, अभी आईडीएफसी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी ने हैशटैग पैसों को रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। दोस्तों, ये जो पैसों को रोको मत, ये एक इनका स्लोगन है। तो ये याद करना है क्योंकि दोस्तों, स्लोगन हो या फिर कोई थीम हो, तो दोस्तों उससे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने अपना नवीनतम पैन इंडिया निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका शीर्षक क्या है? हैशटैग पैसों को रोको मत। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की अनूठी भाषा सांस्कृतिक पहचान और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, लद्दाख की अनूठी भाषा सांस्कृतिक पहचान और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार समिति के प्रमुख के रूप में श्री जी किशन रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके पर जानते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अनोखी भाषा सांस्कृतिक पहचान और लद्दाख की भूमि की रक्षा के लिए
एक समिति बनाने का फैसला किया है। समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन बर्गेस जिनका हाल ही में निधन हो गया है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे, वह किस देश के थे? तो दोस्तों एलन बर्गेस, दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये दुनिया के सबसे पुराने जीवित प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे। दोस्तों ये न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर थे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड के विश्व के सबसे पुराने जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर एलन बर्गेस का निधन नींद में ही हो गया है। उनकी आयु 100 वर्ष और 250 दिन थी। अब दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है, फिर सबसे पहले न्यूजीलैंड की अपन बात करें तो दोस्तों अभी न्यूजीलैंड जो वो टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे आ गई है। दोस्तों इससे न्यूजीलैंड से एक फैक्ट उठता है कि उसकी जो जो इंडिया की जो बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है टेस्ट क्रिकेट के लिए, उससे 14 गुना कम न्यूजीलैंड का रेवेन्यू है। दोस्तों न्यूजीलैंड का रेवेन्यू कितना है? 270 करोड़। दोस्तों ये समझ लीजिए कि 270 करोड़ का 14 गुना बीसीसीआई का रेवेन्यू है। तो दोस्तों इतना कम रेवेन्यू होने के बाद भी न्यूजीलैंड टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 है। तो दोस्तों ये बताता है कि जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर वो अपने देश के लिए कितने डेडिकेटेड है। दोस्तों अब ये जो एलन बर्गेस है दोस्तों, ये भी न्यूजीलैंड के ही प्रथम श्रेणी क्रिकेटर है। दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे। इनकी आयु कितनी थी? 100 वर्ष और 250 दिन। अब दोस्तों क्रिकेट की बात हो रही है तो अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रिकेट कौन रेगुलेट करता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। दोस्तों ऐसे हर देश के अलग अलग क्रिकेट बोर्ड है। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो इंग्लैंड का है वो इंग्लैंड एंड वेल्स। ऐसे करके दोस्तों वो सब देश के अलग अलग अपने क्रिकेट बोर्ड है। दोस्तों अब जैसे पूरे वर्ल्ड की अपन बात करें तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी। दोस्तों आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? यूएई के शहर दुबई में। दोस्तों दुबई में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। दोस्तों अब जो पूरे वर्ल्ड के अगर अपन स्पोर्ट्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है? फीफा। दोस्तों टेनिस की अपन बात की, क्योंकि दोस्तों टेनिस से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। पूरे वर्ल्ड में टेनिस को कौन रेगुलेट करता है? एटीपी। दोस्तों एटीपी की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। दोस्तों आप इसकी फुल फॉर्म याद करिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों हमने क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं कि अगर आपने इन सारों को याद कर लिया तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हाल ही में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन किन राज्यों के बीच चलेगी? तो दोस्तों दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हाल ही में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। दोस्तों ट्रेन हरियाणा और राजस्थान राज्य के बीच चलेगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानते हैं। दोस्तों पीएम मोदी ने डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन पहली डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी है। यह हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक चलेगी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च पैड योजना उन लड़कों या और लड़कियों के लिए शुरू की जा रही है जो बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आ रहे हैं और 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं? तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च पैड योजना उन लड़कों और लड़कियों के लिए शुरू की जा रही है जो जो बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आए हैं और 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है।
तो चलिए दोस्तों इसके एंसर पर जानते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है तो पर ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो दोस्तों आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा अच्छे से याद होगा। मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना उन लड़कों और लड़कियों के लिए शुरू की जा रही है जो बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आते हैं और 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं। इसका उद्देश्य इन युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 5 संभागीय मुख्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में शुरू किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूरत में आई लैब स्थित उधना में सूरत नगर निगम एसएमसी के एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत में आई लैब स्थित उधना में सूरत नगर निगम एसएमसी के एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है? तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुच्छेद पर जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत में आई लैब स्थित उधना में सूरत नगर निगम एसएमसी के एक प्रवासी कार्यकर्ता सेल का उद्घाटन किया है। शहर आजीविका केंद्र के साथ जुड़ाव के साथ प्रवासी कार्यकर्ता सेल उन सभी प्रकार की सहायता और सरकार के नेतृत्व वाले लाभों का विस्तार करने में मदद करेगा। इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत देश में पहली बार बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो भी चीज़ होती है देश में, जैसे कोई पहली बार होती है, विश्व में पहली बार होती है, सबसे लंबा होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे पुराना होता है, सबसे नया होता है। दोस्तों ऐसे ये जो फैक्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद करिएगा। तो दोस्तों ये जो अभी जो आईपैड योजना, ये जो आई लैब स्थित योजना शुरू की जा रही है पहली बार है, तो इससे क्वेश्चन उठने के चांस ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ब्रेकर नामक एक लोकप्रिय पॉडकास्ट ऐप का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों अभी निम्नलिखित में से ट्विटर इंक ने कंपनी ने ब्रेकर नामक एक लोकप्रिय पॉडकास्ट ऐप का अधिग्रहण किया है? तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों ब्रेकर एक लोकप्रिय पॉडकास्ट ऐप है, ट्विटर इंक द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। यह 15 जनवरी 2021 तक अपने ऐप और वेबसाइट को बंद कर देगा। इससे लोगों को अपने पॉडकास्ट सुनने वाले ऐप जैसे एप्पल इंक और सॉफ्टविक द्वारा ऑफर किए गए अन्य सब्सक्रिप्शन को स्थानांतरित करने के लिए कहा है। ब्रेकर की टीम भी ट्विटर से जुड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने फिनलैंड की 10वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को मतलब मिलकर ये किस्त इकट्ठी करनी पड़ी है। तो दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 6,000 करोड़ रुपए की 10वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। तो दोस्तों जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए सभी राज्यों को मिलकर ये पूरी की जा रही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इससे अनुच्छेद पॉइंट जानते हैं। दोस्तों वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्य को 6,000 करोड़ रुपए की 10वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से 23 राज्यों को 5516 करोड़ और 60 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। शेष 5 राज्यों कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी कार्यान्वयन का कारण राजस्व का अंतर नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने डीआरडीओ और फिनलैंड ने मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर एमके तकनीक को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों अभी डीआरडीओ और महामेट्रो ने मेट्रो रेल में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर एमके 2 तकनीक को लागू करने के लिए एक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन
सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक समझौते ज्ञापन एमओयू जारी किया है। इसमें डीआरडीओ मानव अपशिष्ट रात की मिट्टी के उपचार के लिए अपने उन्नत बायोडाइजेस्टर एम के सेकेंड प्रौद्योगिकी के कार्यवहन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। मेट्रो रेल नेटवर्क में एमओयू पर डॉक्टर डी के दुबे, निदेशक डीआरडीओ ग्वालियर, और अतुल गाडल, निदेशक महा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड पुणे ने आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार हस्ताक्षर किए हैं। डीआरडीओ का बायोडाइजेस्टर एक स्वदेशी हरित और लागत प्रभावी तकनीक है। इसमें डीआरडीओ लाइसेंसियों टीओटी धारकों की सबसे बड़ी संख्या है। भारतीय रेलवे अपने यात्री डिब्बों में के बेड़े में पहले ही लगभग 2.40 लाख बायोडाइजेस्टर लगा चुकी है। अब महा मेट्रो के लिए तकनीक को नया रूप दिया गया है और पानी और अंतरिक्ष को बचाने के लिए बोली में सुधार किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव 2020 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो चलिए दोस्तों इसके कुछ ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 5 दिवसीय राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव 2020 भारत के जम्मू शहर में शुरू किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके एक्सपेरिमेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 26 दिसंबर 2020 से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जिसको शॉर्ट में JKUT से भी जानते हैं, में 5 दिवसीय राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था। इसका आयोजन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था। जम्मू और कश्मीर कला अकादमी संस्कृति और भाषाओं के लिए के साथ संयुक्त रूप से इसके साथ जुड़ी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा को 2021 के लिए कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? तो दोस्तों, FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा को 2021 के लिए 3% तक कम कर दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों में संशोधन के माध्यम से तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा 2021 तक 3% और 2022 तक 2% और 20% और 2023 तक 2% तक बढ़ा दी है। सुरक्षा और मानक बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध विनियम देश के खाद्य नियामक निकायों ने हितधारकों के साथ परामर्श के लिए विषय पर एक मसौदा जारी करने के 1 साल से अधिक समय के बाद 29 दिसंबर को संशोधन को अधिसूचित किया है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। संशोधित विनियम खाद्य रिफाइंड तेलों, वानस्पतिक आंशिक रूप से हाइड्रोजनिक तेलों, मार्जरीन, बेकरी की छोटी बूंदों और खाना पकाने के लिए अन्य माध्यमों पर लागू होता है, जैसे कि वनस्पति वसा फैलता है और मिश्रित वसा फैलता है। ट्रांस वसा दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम और कैरोनरी हृदय रोग से मौत से जुड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन के कारण विश्व स्तर पर हर साल लगभग 5.4 लाख मौतें होती है। WHO ने 2023 तक ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन का भी आह्वान किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और किसके बीच समझौते भारत के किस शहर में अंतर्देशीय जल प्रवाह बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 105 मिलियन US डॉलर की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों, भारत और विश्व बैंक के बीच भारत के मतलब एक शहर के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 105 मिलियन US डॉलर के ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है।
तो चलिए दोस्तों इसके अनएक्सपेक्टेड पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत सरकार, दोस्तों एक्चुअली ये जो समझौता हुआ था पश्चिम बंगाल सरकार विश्व बैंक के बीच हुआ था। पर दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है मतलब उसको जो अपन वैसे इंडिकेट करते हैं तो वो किससे करते हैं, भारत सरकार से। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने मंगलवार को कोलकाता पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 105 मिलियन यूएस डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हुगली नदी पर के पार यात्री और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों अब जैसे एक बार यूएस डॉलर के बारे में जानिए। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल एक यूएस डॉलर की रेट 76.8 इंडियन रुपीज़ चल रही है। कोलकाता में पहुंच में सुधार जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। ऋण समझौते में 17 साल की परिपक्वता अवधि है, जिसमें 7 साल की अवधि शामिल है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की जनवरी 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में आउटपुट का अनुमान किससे है। तो दोस्तों विश्व बैंक की जनवरी 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में आउटपुट का अनुमान 9.6% है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुच्छेद पॉइंट जानते हैं। दोस्तों विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की वृद्धि दर 5.4% तक घट सकती है, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में कमजोरियों को देखते हुए कम निवेश से पलटाव म्यूट नीची निवेश वृद्धि से ऑफसेट है। विश्व बैंक की जनवरी 2021 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू खर्च और निजी निवेश में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में आउटपुट में 9.6% की गिरावट का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है, दोस्तों एक इसने क्ल्यू दिया है या फिर हिंट दिया है, जिसने हाल ही में उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। दोस्तों इन्होंने अभी उप सेना प्रमुख या फिर सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुच्छेद पर जानते हैं। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया थल सेना प्रमुख DCOAS नामित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल दयाल तेजपुर स्थित 4 कोर के कमांडर हैं। वे लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे, जिन्होंने 31 दिसंबर को अपने प्रतिस्पादन से आते ही सुपर न्यूज़ कर लिया था। भारतीय सेना ने सेना मुख्यालय के भीतर और कोर कमांडर और प्रशासनिक और प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न अन्य संरचनाओं में एक बड़े फेरबदल के बचाव किया है। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव रक्षा मंत्रालय के चीफ ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ इसके पहले सचिव के रूप में है। रक्षा मंत्रालय के तहत सैन्य मामलों में विभाग DMA में अतिरिक्त सचिव के रूप में शामिल होने वाले पहले सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह हैं। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फिर जिनसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, तो दोस्तों उनके लिए डिस्क्रिप्शन भी हमने थोड़ी हाई क्वालिटी की बनाई, यानी थोड़ी लंबी बनाई है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों ये PDF बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और नेक्स्ट वीडियो बनाने में मेरे अंदर एक मोटिवेशन आता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट पे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, दोस्तों आप सोलर पावर प्लांट अपने स्कूल, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दोस्तों आप कहीं पे सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये सब लगवाना है तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।